हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो ये हमारा जो हमने जीएस सीरीज स्टार्ट करी है उसका सेट 5 है और हम इसमें 25 क्वेश्चंस लेटेस्ट पैटर्न वाले डिस्कस करेंगे, उसके एनालिसिस करेंगे और एलिमिनेशन टेक्निक देखेंगे। अगर कुछ क्वेश्चंस जिन क्वेश्चंस में लग रही है वो देखेंगे और जिन क्वेश्चन में नहीं लग रही है तो उसकी एनालिसिस प्रॉपरली करेंगे, ठीक है। और अगेन इसमें मतलब क्विज़ फॉर्मेट ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तो प्लीज़ गो एंड ज्वाइन द चैनल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। सो गो एंड ज्वाइन इट एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको अरेंज करना है हमको। बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स है, उनको अरेंज करना है और हमारे पास ऑप्शन है मथुरा, बरहुत और सांची स्तूपा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं कि ये जो बरहुत है, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, दिस बरहुत जो स्कल्पचर है ये इसका जो पीरियड था ये तुम्हारा शुंग डायनेस्टी के टाइम पे बना था। जो बरहुत है वो तुम्हारा शुंग डायनेस्टी के टाइम पे इसका डेवलपमेंट हुआ था, शुंग डायनेस्टी, ठीक। एंड इतना इसमें है और ये सबसे, अगर तुम देखोगे तो ये सबसे ओल्डेस्ट है, मतलब इन तीनों ऑप्शन में दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट वन, ठीक। फिर ये जो मथुरा वाला है, नहीं फिर सांची स्तूपा है, ठीक। कंफ्यूज मत होना कि सांची स्तूपा ओल्डेस्ट है तो तुम सी बी ए लगा लो, ठीक, क्योंकि इसका आंसर सी बी ए नहीं है, इसका आंसर तुम्हारा पहला वाला बी से है, तो बी सी ए है। अब तुम इसमें क्या है, इसमें तुम नेटो नहीं लगा सकते हो सोच के कि दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब तुम देखोगे कि सी इसमें है तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, नहीं, ऐसा गलत है, इसमें नेटो फेल हो जाएगी। तो कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, एलिमिनेशन फेल हो जाता है। दो हमें इसका अगर नॉलेज भी ना हो तो भी अगर हम एलिमिनेशन लगाएंगे तो हम -0.5 करेंगे। एंड ये एग्ज़ाम में -0.5 वाला क्वेश्चन है अगर जिसने एलिमिनेशन लगाया है तो। अगर जिसको नॉलेज है तो वेल एंड गुड, क्योंकि उसमें साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हारा बी और सी में से कोई एक आंसर होना चाहिए, बट आंसर तुम्हारा बी से स्टार्ट हुआ है। यानी भरूच जो इंस्क्रिप्शन, जो भरूच स्कल्पचर है वो सबसे ओल्डेस्ट है और ये शुंग डायनेस्टी के टाइम पे बना था, ठीक। एंड और फिर ये जो सांची स्तूपा है ये तुम्हारा सातवाहना डायनेस्टी के टाइम पे बना था, सातवाहना डायनेस्टी, एंड ठीक। और इसी यहीं पे तुमने देखा होगा तोरन्स वगैरह भी तोरन्स हो गया यहाँ पे यूज़ हुई थी। और ये जो मथुरा था दैट वाज मेड ड्यूरिंग कुशन के पीरियड में, ठीक है, कुशन के पीरियड में था। और बस इसमें यही है, तो इसका आंसर जो तुम्हारा है वो पहले तो बी है, फिर सी है, फिर ए है, ठीक है। डू नॉट बी कन्फ्यूज्ड इन ऑप्शन नंबर बी एंड सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चित्तरई फेस्टिवल ऑफ मदुरई इज़ करेक्ट। तो चित्तरई फेस्टिवल, अब ये फेस्टिवल ऐसा है जिसके बारे में तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। अब तुम इसमें एलिमिनेशन क्या ही लगा पाओगे, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई एलिमिनेशन लगा पाओगे। बस इसमें ये है कि तुम सी ऑप्शन अगर तुम देखो तो एक्सक्लूसिवली लिखा है तो तुम इसको ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो, बट बाकी ए बी और डी में तुम क्या ही एलिमिनेट, इसके लिए नॉलेज होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है करेक्ट वो तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज़ लॉर्ड कालाज़र अराइव्स ऑन अ गोल्डन हॉर्स, जो सही है। और इसके बारे में देखते हैं कि ऑप्शन ए और डी क्यों गलत है। तो पहला ऑप्शन है, चित्तरई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन तमिल मंथ ऑफ मरगाजी। तो ये मरगाजी नहीं है, ये तुम्हारा चित्तरई है। बेसिकली तुम चित्तरई को ऐसे याद कर सकते हो कि इट्स रिलेटेड टू चैत्र, और ये चैत्र का जो महीना होता है वो तुम्हारा अप्रैल मई के टाइम पे होता है। तो अप्रैल मई के टाइम पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है। सी ऑप्शन क्या है, ये इसमें लिखा है द फेस्टिवल इज़ हेल्ड एक्सक्लूसिवली इन दिसंबर। दिसंबर में नहीं होता है, ये तुम्हारा अप्रैल और मई के टाइम पे होता है, चित्तरई के टाइम पे होता है, ठीक। और जो लास्ट ऑप्शन है तुम्हारा वो ये है कि फेस्टिवल एंड्स विद अ गेम ऑफ बुल फाइट। तो मतलब जैसे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो बुल फाइट से रिलेटेड होते हैं, जैसे जलीकुट्टी हो गया, ठीक है, बट ये जो है इसमें बुल फाइट नहीं है, ठीक। इस फेस्टिवल में एक रिलीजियस फेस्टिवल है, काफ़ी डिफाइन रिचुअल्स होती हैं, तो इसमें जो बुल फाइट है वो नहीं है। इसका आंसर तुम्हारा सेकंड ऑप्शन हो गया कि इसमें लॉर्ड कालाज़र होते हैं, वो गोल्डन हॉर्स में आते हैं। बेसिकली ये लॉर्ड कालाज़र जो है वो विष्णु जी के अवतार हैं, ही इज़ द अवतार ऑफ विष्णु जी,
ठीक है, विष्णु भगवान के अवतार हैं ये, ठीक। एंड ब्रदर ऑफ, और एंड ही इज़ द ब्रदर ऑफ गॉडेस मीनाक्षी, ठीक, जो कालाजार हैं, मीनाक्षी जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ टर्म फॉर अ स्ट्रक्चर्ड म्यूजिकल कॉम्पोजिशन ऑफ हिंदी क्लासिकल म्यूज़िक। अब इसमें भी अगेन नॉलेज की ज़रूरत है, क्या एलिमिनेशन लगाओगे? इसका आंसर तो तुम्हारा जो है वो बंदिश है, ठीक, कि हिंदू शास्त्रीय संगीत में संरचित संगीत रचना के लिए क्या शब्द है, तो दैट इज़, उसको बोलते हैं बंदिश, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में। अगर तुमको याद हो तो इसी से रिलेटेड, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक से रिलेटेड एक प्रीवियस में भी आई थिंक 1 या 2 वाले सेट में क्वेश्चन आया था, जिसमें तुमको 3 ताल के बारे में कुछ रिलेटेड था, जिसमें मात्रास का इस्तेमाल किया गया था, मात्रास पूछी गई थी कितनी मात्रास वगैरह है। तो इसमें क्या है, जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का जो फाउंडेशन है, अगर तुम फाउंडेशन की बात करोगे, ये इसका जो बेसिस है, मेन फाउंडेशन जो नींव है, तो उसमें क्या क्या आता है? राग आता है। राग क्या होता है तुम्हारा? ये बहुत ही मेलोडिक फ्रेमवर्क होता है, जो कि जो रूल्स होते हैं नोट्स के, मूड के, टाइम के, एक तो ये हो गया। दूसरा फाउंडेशन है ताल, तुम्हारी हो गई। ताल में तुम्हारा एग्जाम्पल जैसे 3 ताल हो गए, जिसमें 16 मात्राज होती हैं। फिर तुम्हारा हो गया बंदिश, ठीक है। अब बंदिश है, बंदिश का मतलब होता है फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड जैसे फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है इसमें। जो इसका ये मतलब है कि लिरिक्स होंगी, ठीक है, प्लस राग होगा और प्लस ताल, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके बंदिश बनाता है, ठीक। और ठीक है, और इसमें और फाउंडेशंस होते हैं, जैसे आलाप हो गया, आलाप लिया जाता है, तान हो गया, और तान उसको बोलते हैं, तान हो गया, और बोल तान हो गया, ठीक। तो ये कुछ इसके फाउंडेशंस हैं। और आलाप का मतलब तो जानते हो, बहुत ही स्लो रिदमिक फ्री इंट्रोडक्शन होता है किसी भी राग का, उसको आलाप बोलते हैं। एंड बंदिश अगेन सेइंग, ये तुम्हारा फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन दिया गया है, ये कृति क्या होता है? तो ये जो कृति है वो तुम्हारा प्राइमरी फॉर्मेट है किसी भी कार्नाटिक म्यूजिक का। दिस इज रिलेटेड टू कार्नाटिक म्यूजिक, प्राइमरी फॉर्मेट ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक, ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाए कार्नाटिक म्यूजिक के लिए कि मतलब स्ट्रक्चरल म्यूजिक कॉम्पोजिशन, जैसे इसका हिंदुस्तानी के लिए बंदिश है, वैसे अगर कार्नाटिक के लिए तुमसे पूछा जाएगा तो ये तुम्हारा, इसका आंसर कृति हो जाएगा, ठीक, कार्नाटिक। अब ये गमका क्या होता है? ये जो गमका होता है, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, इसका मतलब ये जो होता है, इट रेफर्स टू म्यूजिकल ऑर्नामेंटेशन, ठीक है, जो भी साज सजावट होती है, टेक्निक है ना, कि ये एक तरीके की टेक्निक है ना, कि कोई स्ट्रक्चर्ड कॉम्पोजिशन है, ठीक है। ऑर्नामेंटेशन, थोड़ा सा साज सज्जा हो गया इसका, ठीक है। और जो रास होता है तुम्हारा, दिस रास इज बेसिकली रेफर्स टू द इमोशनल स्टेट, जो भी इमोशनल स्टेट से रिलेटेड, एस्थेटिक फ्लेवर हो गया किसी भी म्यूजिक को, तो दैट इज रास, या रस बोलते हैं उसको, इमोशनल स्टेट। तो दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू स्ट्रक्चर्ड कॉम्पोजिशन, इसका आंसर ये है कृति। अगर कर्नाटिक म्यूजिक पूछता तो इसका आंसर कृति होता। बंदिश हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में बंदिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बेल्ट रैंक्स एंड कॉम्पिटिशन एरिया इन जूडो। जूडो से रिलेटेड अभी प्रीवियसली पूछ चुका है कि जूडो का ओरिजिन कहाँ से था, कुछ 4 स्टेटमेंट्स दिए थे, तुमको बताने थे कौन से सही है उसमें। तो हमने देखा था कि जापान में स्टार्ट हुआ था, ठीक, और जेंग कैन्यू द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो इस वाले क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जूडो के, तो वो देखते हैं। द रेड एंड वाइट बेल्ट इज एसोसिएटेड विद जूडोकास फ्रॉम द 6th Dan to 8th Dan लेवल, ठीक। एक तो ये पहला हो, चलो ठीक है, इसमें कुछ समझ में देखते हैं, इसको एलिमिनेशन से कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अभी ये तो थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं पहले वाले स्टेटमेंट को। दूसरा स्टेटमेंट है सॉरी, द शेयर्ड सेफ्टी जोन ऑफ एटलीस्ट 1 मीटर मस्ट बी मेंटेन बिटवीन अडजॉइनिंग कॉम्पिटिशन एरिया। अब देखो कुछ नहीं लग पाएगा इसमें निट्टो वगैरह, ठीक, क्योंकि हमें तो आइडिया भी नहीं है कि इसमें क्या, तो नॉलेज होगा तो ही कर पाओगे, तुम नहीं होगा तो स्किप करोगे, मोस्टली स्किप ही करोगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जूडो के बारे में इन डेप्थ नॉलेज बहुत ही रेयर होता है। ये तो चलो इस एग्ज़ाम में एक जूडो स्पेसिफिक गेम आ गया, मान लो नेक्स्ट कोई एग्ज़ाम में कोई ऐसा गेम आ जाता है जिसके बारे में मतलब आपने सिर्फ सुना हो, ज़्यादा कुछ डेप्थ में ना देखा हो, जैसे अगर मान लो रग्बी पूछ ले,
ठीक है, रग्बी तुमको ये पता है कि स्कॉटलैंड का फेस्ट नेशनल स्पोर्ट है, बट आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है। सेम चीज़ यही होती है कि दैट डिपेंड्स कि एग्ज़ाम में कौन सा स्पोर्ट्स पूछ ले, उसका इन डेप्थ पूछ ले। इस वाले पर्टिकुलर एग्ज़ाम में इन्होंने जूडो के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा है, तो अभी हम जूडो के बारे में चलो पढ़ भी लेंगे, बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि इससे ये नेसेसरी नहीं हो जाता है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आएगा 2026 में, जो मतलब कमिंग 2-3 महीने में होने वाला है, तो उसमें भी तुम्हारा जूडो ही पूछ लेगा। सो दैट्स जस्ट नॉलेज, और अगर रिटेन कर पाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ एलिमिनेशन टाइप का तो लग नहीं रहा है, तो तुम्हें नॉलेज ही होनी चाहिए इसकी। एंड दैट्स वेरी रेयर कि हम ऐसे स्पोर्ट्स का भी इन डेप्थ नॉलेज रखेंगे। एग्ज़ाम से पहले जूडो के बारे में कोई आइडिया नहीं था, एग्ज़ाम के बाद हमने जूडो के बारे में पूरी रिसर्च कर ली। सेम गोज़ विद द नेक्स्ट एग्ज़ाम ऑल्सो। अगर कोई ऐसा कोई स्पोर्ट्स आ गया तो हम उसके बारे में रिसर्च कर लेंगे। उससे पहले तो हमें पता नहीं था, क्योंकि दे आर मेनी एन नंबर ऑफ स्पोर्ट्स, तो हम किसके बारे में इन डेप्थ पढ़ेंगे, और जितना पढ़ेंगे उतना ही भूलते जाएंगे, ये भी फैक्ट है। क्योंकि फैक्ट्स याद नहीं रहते हैं, वो भी ऐसे। इट्स नॉट पॉलिटी कि हम बार बार आर्टिकल रिवाइज कर रहे हैं कि कोई ना कोई फंसेगा। इट्स लाइक ये इसका एन नंबर ऑफ स्पोर्ट्स है, तो इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो लेट्स सी कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो पहली बात तो इसका जो आंसर है वो तुम्हारा सिर्फ पहला करेक्ट है, ये गलत है। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ करेक्ट। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं कि क्या इसका सीन है। तो ये जो डैन रैंकिंग, एक तरीके से जो डैन ग्रेड्स होता है, इसको ये रैंकिंग होती है जूडो की। दिस इज़ नोन एज जूडो रैंकिंग। जूडो की रैंकिंग होती है। तो जो 6th 7th और 8th डैन लेवल डैन ग्रेड पे होते हैं, वो रेड एंड वाइट कलर का, उनके पास रेड एंड वाइट बेल्ट होती है। और उसके बाद जो 9th एंड 10th लेवल होगा, जो 9th एंड 10th होगा, इनके पास क्या होगा कि सॉलिड रेड बेल्ट होएगी, सॉलिड कलर की रेड बेल्ट होएगी। ठीक, रेड कलर बेल्ट। ठीक, तो इतना क्लियर है। अब ये क्यों गलत है, इसमें तुम्हारा 1 मीटर की जगह क्या हो जाएगा, इट्स इंस्टेड ऑफ 1 मीटर इट शुड बी एटलीस्ट 3 मीटर। और कुछ सोर्सेस ये भी कहते हैं कि जो 4 मीटर भी चला जाता है, बट 1 मीटर नहीं होता है। तो जो सेफ्टी जोन होती है वो 3 मीटर के दायरे में होनी चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो गया, बाकी कुछ नहीं। बाकी इसका जो जूडो हमने पहले पढ़ा था क्वेश्चंस में कि जो ओरिजिन था वो तुम्हारा 1882 में जापान में किसके द्वारा, एक जूडो प्लेयर थे जिनका नाम था जिगोरो कानो, इनके द्वारा इन्होंने ओरिजिनेट किया था जूडो फेस्टिवल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु ब्रोक 30-year-old एशियन गेम्स मेन 5000 मीटर रिकॉर्ड इन नेशनल पेन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। किसने मतलब पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था नेशनल ओपन एथलेटिक चैम्पियनशिप। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो गुलवीर सिंह है। इन्होंने रिसेंटली अवार्ड मतलब रिकॉर्ड ब्रेक किया है 2024 के एशियन नेशनल ओपन एथलेटिक चैम्पियनशिप में। तो इनके बारे में मतलब पहले तो एशियन गेम्स देखते हैं कि एशियन गेम्स कब से शुरू हुआ था एंड क्या इसका रहता है, कब कहाँ इंडिया में कब हुआ था और क्या पोजीशन रही थी इंडिया की। तो अगर अभी रिसेंटली जो लेटेस्ट हुआ था वो 2023 में हुआ था। कहाँ हुआ था, चाइना में हुआ था। और चाइना के आगे कभी कभी ये भी सिटी पूछ लेता है, तो हैंगजू चाइना में हुआ था। चाइना की एक सिटी है जिसका नाम है हैंगजू चाइना। क्या रही थी 2023 में हुआ था, याद रखना। अभी अगला 2026 में होने वाला है। तो कहाँ होगा, अब ये भी लिख लो 2026 में ये कहाँ होगा, नगायो जापान। ऐसे नगायो करके कुछ नाम था एंड जापान में है। एंड सिमिलरली इसके बाद फ्यूचर 2030 में होना है, जो कहाँ होगा, रियाद सऊदी अरेबिया में होगा। रियाद में भी तुमने रिसेंटली देखा होगा जिसमें संतोष ट्रॉफी रियाद में हुई थी। रियाद सऊदी अरेबिया। एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था कि इसी पिछले वीडियोस में पूछा गया था कि जो रियाद में मतलब संतोष ट्रॉफी 2022-23 कहाँ हुआ था, तो आंसर तुम्हारा रियाद था। ठीक है, तो इंडिया ने अब 2023 क्योंकि लेटेस्ट हुआ है, तो इंडिया की जो रैंकिंग फर्स्ट तो ऑलमोस्ट चाइना ही रहेगा एंड इंडिया 4th आया था। इंडिया वॉज 4th जो पोजीशन थी वो इंडिया की थी।
सबसे पहला जो एशियन गेम्स हुआ था वो 1951 में कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। न्यू दिल्ली अपने इंडिया में हुआ था, सबसे पहला 1951 में हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। एंड बस इतना इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, बाकी आगे क्वेश्चंस में आएगा तो देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अब जैसे नीरज चोपड़ा तुमको पता है जैवलिन से रिलेटेड है, हिमा दास हमारी एथलीट हैं, एंड तो जो बहादुर सिंह है वो शॉर्ट पुट से रिलेटेड है, ये शॉर्ट पुट गेम खेलते थे। और जो हिमा दास हैं ये हमारी स्प्रिंटर हैं, एंड शी इज़ ऑल्सो नोन एज ढींग एक्सप्रेस स्प्रिंटर हैं। ये तुम्हारी ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी फेमस है, ये असम की रहने वाली हैं। ढींग एक्सप्रेस ये असम की रहने वाली हैं। इन्होंने 2018 एशियन गेम्स जो कि जाकार्टा में हुआ था, वहाँ पे सिल्वर मेडल जीता था 400 मीटर की दौड़ में, और एक तरीके से एक रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने 50.79 सेकेंड्स का कुछ, और गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था बोथ विमेन और मिक्स्ड 4x400 रिलेस में। तो काफ़ी अच्छी प्लेयर है, मतलब इन्होंने 2018 के एशियन गेम्स में, जो एशियन गेम्स कहाँ हुआ था, ये तुम्हारा इंडोनेशिया जाकार्टा में हुआ था, इंडोनेशिया जाकार्टा में हुआ था। वहाँ पे इन्होंने क्या जीता था? शी वन सिल्वर जीता इन्होंने। किस चीज़ में जीता था? 400 मीटर इवेंट में जीता था, एंड गोल्ड जीता था इन्होंने विमेन, मतलब 2 रेसों में जीता था, विमेन एंड मिक्स्ड 4x400 रिलेज। इसीलिए इनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं, एंड शी बिलोंग्स टू आसाम। और इनको 2018 में ही 2018 जब एशियन गेम्स जीत के आई थी, तो उसी टाइम उसके बाद ही इनको अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया था, अर्जुन अवार्ड। एंड बट प्रोफेशनली इनको सस्पेंड कर दिया गया था आई थिंक डोपिंग के केस में, बट 2023 से 2024 तक आई थिंक नाउ शी इज़ अब रिलीज़ हो गई हैं। तो बस इतना इनके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ब्रिक्स। अब तुम इस पर्टिकुलर सीरीज़ में तुम देखोगे कि ब्रिक्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन आ चुके हैं। अभी हमने पढ़ा था पहले कि ब्रिक्स आई थिंक 2018 कहाँ पे हुआ था, मतलब कहीं पूछा था, कोई लोकेशन पूछी थी कि ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था, ठीक। तो ब्रिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट, वॉज इम्पॉर्टेंट दिस ईयर। तो ब्रिक्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहला है, इट इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल बेनिफिट, एंड पब्लिक गुड ड्राइवन। हाँ, ये थोड़ा सही लग रहा है। इट इज़ गवर्न ओनली थ्रू द हेड ऑफ स्टेट्स, ओनली से ये गलत हो गया, ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो सब पहले ही दिख रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बाकी हमने ब्रिक्स के बारे में ब्रीफ इंट्रो पढ़ ही लिया था पहले वीडियोस में, ठीक है। तो इसमें हम समय नहीं पढ़, हाँ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अगर क्विक रिविजन करना हो। तो इनके मेंबर्स हमको पता है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका 2010 में आया था, एंड और अभी 2024 में और एक्सपैंड हो गया है। तो इजिप्ट, कौन कौन ऐड हुआ है इसमें? इजिप्ट ऐड हुआ है, इथियोपिया ऐड हुआ है, ईरान और यूएई ऐड हुआ है। और फाउंड कहाँ हुआ था? 2006 में फाउंड हुआ था। साउथ अफ्रीका जो थी उसने ज्वाइन किया था 2010 में, 2010 में ज्वाइन, तब जाके ब्रिक्स बना था, पहले ब्रिक था सिर्फ 2010। और मेंस में क्वेश्चन आया था इसी से रिलेटेड कि कौन सा कुछ मतलब किस पे फोकस किया था। तो एक ऑप्शन था तुम्हारा कॉन्टिजेंट, जो आंसर भी था कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, CRA जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा एक तरीके से इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। और एक इसी में पूछता है कि नेशनल डेवलपमेंट बैंड, इसका ये 2014 में बना था, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई में है, ठीक। और बस इतना ही है, बाकी इसको एलिमिनेशन से आराम से कर सकते थे, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनॉग्रल खेलो इंडिया पैरा गेम्स टुक प्लेस इन वेयर, मतलब टुक प्लेस इन टाइम बताना है तुमको, कब हुआ था ये जो इनॉग्रल इंडिया पैरा गेम्स, शोकेसिंग 7 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन्स अक्रॉस 3 वेन्यूज़ इन न्यू दिल्ली। इन्होंने सब कुछ दे दिया, इन्होंने तो बोला है कि 7 स्पोर्ट्स थे, 3 वेन्यू थी न्यू दिल्ली, बस इन्होंने टाइम पूछ लिया। तो ये हुआ कब था? ये दिसंबर 2023 में हुआ था,
दिसंबर 2023 में हुआ था। थोड़ा इसके बारे में देखते हैं, कौन फर्स्ट आया एंड कहाँ पे क्या सीन था इसका। तो खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स है हमारा, तो जितना दिया गया है, कब हुआ था तुम्हारा, ये 10 से 17 दिसंबर 2023 में हुआ था। कहाँ हुआ था तुम्हारा, न्यू दिल्ली में हुआ था। होस्ट सिटी जो थी वो न्यू दिल्ली थी। और जो 7 स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहा है, तो वो कौन कौन से थे, वो तुम्हारे एथलेटिक्स हो गया, पैरा लगा लेना आगे, पैरा एथलेटिक्स है, शूटिंग हो गया, और आर्करी हो गया, आर्चरी सॉरी, आर्चरी है, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन है, टी टेबल टेनिस है, एंड इट्स पावर लिफ्टिंग। तो ये जो 7 स्पोर्ट्स से इंक्लूडेड थे इस गेम में, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। विनर कौन विनर कौन रहा है इसका, तो विनर जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स के रहे हैं, वो सबसे पहली पोजीशन में तो हरियाणा, कोई भी इवेंट हो और हरियाणा ना हो टॉप 3 में तो फिर क्या ही बोले। सेकंड पोजीशन में था यूपी, एंड थर्ड पोजीशन में था हमारा तमिलनाडु। तो ये हो गया। और हुआ कहाँ था तुम्हारा, ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में हुआ था। अब तुम्हारा 2000, अब ये तो तुम्हारा इनॉग्रल है, ये तो इनॉग्रल था, मतलब पहला एडिशन जो हुआ था वो दिल्ली में। दूसरा एडिशन जो था कहाँ लिखें, यहाँ लिख लेते हैं। सेकेंड एडिशन जो था वो भी तुम्हारा न्यू दिल्ली में हुआ था, और ये 20 से 27 मार्च 2025 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। और इसमें जो अगेन इसका जो वेन्यू था वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और डॉक्टर कर्णी सिंह शूटिंग रेंज था। इसमें जो विनर था, हरियाणा ने टॉप किया था दूसरी बार 104 मेडल के साथ। तो विनर फर्स्ट तो हरियाणा ही था, बस सब कुछ सेम था फर्स्ट एडिशन से, बस फ़र्क इतना था, पहली पोजीशन में तो चलो हरियाणा ही है, दूसरी पोजीशन में तुम्हारा तमिलनाडु आ गया था, जो कि फर्स्ट एडिशन में थर्ड में था, और थर्ड पोजीशन में यूपी था। जो थर्ड आया था दैट वाज उत्तर प्रदेश। ठीक, तो बाकी सब सेम था। आई थिंक इतना इम्पॉर्टेंट है इसके लिए कि कहाँ हुआ था एंड कब हुआ था, क्योंकि कब हुआ भी पूछता है बहुत ज़्यादा। तो ये 20 से 27 मार्च में हुआ था सेकेंड एडिशन। जो पहला एडिशन था वो 10 से 17 दिसंबर 2023 में हुआ था। दूसरा एडिशन 20 से 27 मार्च 2025 में हुआ था। दोनों ही न्यू दिल्ली में हुए थे। विनर कहाँ कौन कौन था, पहले एडिशन में विनर, पहला पोजीशन पहले और दूसरे एडिशन में फिक्स थी, मतलब सेम थी, दैट इज़ हरियाणा। दूसरा पोजीशन जो पहले एडिशन में था वो यूपी था, और थर्ड पोजीशन तमिलनाडु था। बट सेकंड एडिशन में उल्टा कर दो, सेकंड पोजीशन तमिलनाडु ने ले ली थी, एंड थर्ड पोजीशन तुम्हारी किसने ली थी, थर्ड पोजीशन तुम्हारी उत्तर प्रदेश ने ले ली थी सेकेंड एडिशन में। ठीक, बस इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क द assertion एंड रीजन, मतलब करेक्ट बताना है तुमको। Last Man in Tower explores the moral and ethical conflicts by residents during rapid urban development and industrial pressures in Mumbai. ओके, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मान सकते हैं सही भी गलत भी, तो इसको होल्ड पे रखते हैं। रीज़न क्या है, नॉवल फोकस्ड ऑन हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ मुंबईज आर्किटेक्चर एंड कॉलोनियल पास्ट। अब देखो इसमें दोनों में तुम्हें लग रहा होगा, तो ये वाला क्वेश्चन कहने को तो तुम्हें स्किप करना चाहिए, बट अगर तुम रिस्क लेते हो तो अपने रिस्क पे लेना, क्योंकि इसका आंसर दोनों सही नहीं है। इसका आंसर है कि ए सही है और आर फॉल्स है। तो इट्स अ रिस्क सिचुएशन। लास्ट मैन इन द टावर जो है वो तुम्हारी एथिकल कन्फ्लिक्ट्स फेस्ड बाय द रेजिडेंट्स ड्यूरिंग अर्बन डेवलपमेंट, मुंबई में जो जितना भी रियल एस्टेट प्रेशर था वो उस पर मैंशनड है ये लास्ट मैन इन टावर। बट सेकेंड ऑप्शन है फोकस ऑन हिस्टोरिकल इवोल्यूशन की बात कर रहा है मुंबई आर्किटेक्चर, तो ये गलत है। बाकी इसमें कोई ऐसा सच नॉलेज की क्या ही नीड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द करेक्ट एंड मैच द केव फीचर एंड इट्स फॉर्मेशन। अच्छा,
तो पहला ऑप्शन है स्टेलेक्टाइट ग्रोस अपवर्ड फ्रॉम द केव फ्लोर, स्टेलेग्माइट फाउंड बाय द ड्रिपिंग वाटर फ्रॉम द केव सीलिंग। तो ये जो लैंडफॉर्म्स या ये फॉर्मेशन जो है केव फीचर, तो ये जो डिफरेंट फीचर्स हैं, जो स्टेलेक्टाइट है तुम्हारा, जो स्टेलेक्टाइट है ये अपवर्ड ग्रो नहीं करता है केव फ्लोर से, ये तुम्हारा डाउनवर्ड आता है, ठीक है, ये डाउनवर्ड आता है, दिस कम्स डाउन, दिस इज स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक्टाइट डाउन जाता है, ठीक। एंड केव रूफ से डाउनवर्ड, अगर ये केव रूफ है तो नीचे, जो स्टेलेग्माइट है फॉर्म विद द ड्रिपिंग्स ऑफ वाटर, ये सही है, जो स्टेलेग्माइट है वो तुम्हारा जो वाटर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ऐसे ऐसे, तो वो डिपिंग जो ऐसे बनती है तो वो दैट इज स्टेलेग्माइट, ये तुम्हारी स्टेलेग्माइट होगी। पिलर जो होता है, पिलर हैंग्स फ्रॉम द केव रूफ, पिलर हैंग कहाँ करता है, पिलर तो एक तरीके से तुम्हारा रूफ और फ्लोर को कनेक्शन का काम करता है ना, तो ये गलत हो गया। स्टेलेक्टाइट अगेन ये तुम्हारा डाउनवर्ड फ्लो होता है ना कि अपवर्ड, तो ये गलत हो, आंसर तुम्हारा स्टेलेग्माइट हो गया बी वाला, कि जो कि केव की जो वाटर आइस की ड्रिपिंग्स होती हैं उससे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ NVS सैटेलाइट लॉन्च बाय GSLV F-15, इसका प्राइमरी फंक्शन बताना है। तो ऑप्शंस देखते हैं, NVS सैटेलाइट के बारे में देखते हैं और ऑप्शंस के थ्रू पहले तो करने की कोशिश करते हैं। इट सपोर्ट्स मीटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम साइक्लोन प्रोडक्शन, ना मीटोलॉजिकल NVS गलत। इट enables satellite based television broadcasting, it boosts India's navigation system, NVS navigation system by offering precise position and timing data, यही सही है। It conducts deep space communication with planetary probes, ये गलत है, तो इसका आंसर तुम्हारा ये वाला हो गया, NVS-2 सैटेलाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजन बताना है तुमको। असर्शन है द पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन एब्सोल्यूट नंबर्स एंड द परसेंटेज चेंज पर ईयर, ये तो सही है। सेकंड है, रीज़न है तुम्हारा कि मेजर ग्रोथ ओनली इन एब्सोल्यूट नंबर्स, ये गलत हो गया, तो ए ट्रू है बट आर फॉल्स है। एक्सट्रीम कीवर्ड देख के तुम एलिमिनेट आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which read the following statements about K. Sanjay Murthy's recent appointment as the Comptroller and Auditor General of India. Okay, he took office as a CAG November 2024 after the term of Girish Chandra Murmu. हाँ ये सही है, क्योंकि इससे पहले तुम्हारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे CAG। The CAG is a constitutional office appointed by the President under Article 148 of the Constitution, बिल्कुल सही, Article 148 बोलता ही है CAG के बारे में। CAG's term is only 5 years and cannot be repeated, only गलत है, and cannot be repeated ये गलत है, तो इसका आंसर तुम्हारा फर्स्ट एंड सेकेंड हो गया। इसका जो टर्म होता है, पहली बात तो ये 6 साल होता है, ठीक, एंड इट कैनॉट बी रिपीट 6 साल या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी पहले पा जाओ होता है बस, एंड इट कैन बी रिपीटेड। हमने पढ़ लिया आर्टिकल 148 तुम्हारा CAG से रिलेटेड होता है, टर्म तुम्हारा 6 साल होता है या फिर 65 साल की उम्र तक होता है, एंड CAG का टर्म मतलब CAG जो है बन सकते, रिपीट कर सकते हैं। 2024 में K. संजय मूर्ति बने थे, जिन्होंने रिप्लेस किसको किया था, गिरीश चंद्र मुर्मू जी को किया था, तो इसका आंसर पहला और दूसरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्गी एपेरेटस। तो गोल्गी एपेरेटस का प्राइमरी फंक्शन क्या है, वी ऑल नो दिस, इट्स रिलेटेड टू प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड ऑल, तो इसका आंसर तुम्हारा सेकेंड ऑप्शन हो गया। ATP तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लिपिड सिंथेसिस तुम्हारा मोस्टली रिलेटेड होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और DNA तो हमें पता है कि न्यूक्लियस से संबंधित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, as per the article 279 of Indian Constitution, GST Council's decision require what kind of majority weighted votes of the members present in voting। तो तुम्हें कौन सी मेजॉरिटी का वेट करता है, इसका आंसर तुम्हारा 3/4 मेजॉरिटी की है, बट हम देखते हैं कि और क्या क्या है इस आर्टिकल के अंदर। तो ये जो 279A है ये इंसर्ट किया गया था, इंसर्टेड बाय
101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, उस टाइम पे ये इंसर्ट किया गया था। इसका जो चेयरपर्सन होता है जीएसटी काउंसिल का जो चेयरपर्सन, चेयरमैन पूछा भी गया था, वो तुम्हारा फाइनेंस मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर इंटर स्टेट काउंसिल का होता है, जिसका आर्टिकल 263 है, जो कि प्रेसिडेंट फॉर्म करता है, और प्राइम मिनिस्टर इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरपर्सन होता है। जीएसटी काउंसिल का फाइनेंस मिनिस्टर होता है, और जो इसके मेंबर्स होते हैं वो स्टेट के जो यूनियन फाइनेंस, स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर हो गए वो इसके मेंबर होते हैं, इस पर्टिकुलर जीएसटी काउंसिल के, जितने भी स्टेट्स के तुम्हारे फाइनेंस या रेवेन्यू मिनिस्टर्स हो गए। एंड फंक्शन इसका क्या है कि ये तुम्हारा यूनियन और स्टेट्स को इंपॉर्टेंट जीएसटी मैटर्स जैसे टैक्स रेट्स, एग्जाम्पशन, थ्रेशोल्ड्स, मॉडल लॉज, स्पेशल प्रोविजंस, इन सब के बारे में एक तरीके से एडवाइस करता है। और जो डिसीजन होता है वो तुम्हारा 3/4 मेजॉरिटी रूल है। 3/4 मेजॉरिटी ही जो मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग है, दैट इज़ वो तुम्हारा प्रॉपर डिसीजन लेते हैं। और जो सेंटर गवर्नमेंट है उसका वोट अकाउंट करता है 1/3 ऑफ द वेट, और स्टेट्स का तुम्हारा 2/3 ऑफ द वेट। तो पूछ ले अगर सेंटर का, सेंटर इज़ 1/3 एंड स्टेट इज़ 2/3, ठीक, तो 2/3 वोट वेट काउंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग currently reflects the legal implication of Article 255 regarding गवर्नर्स असेंट टू बिल। गवर्नर्स असेंट टू बिल के बारे में 255 आर्टिकल के बारे में इसने पूछा है। तो पहला ऑप्शन, स्टेट लॉ इज वॉइड विदाउट गवर्नर असेंट। तो सबसे पहले तो जो पहला स्टेटमेंट है, स्टेट लॉ इज वॉइड विदाउट गवर्नर असेंट, ये गलत है, ठीक है। मतलब ये है कि अगर किसी बिल को इंट्रोड्यूस करते वक्त प्रेसिडेंट या गवर्नर की रिकमेंडेशन या प्रायर सैंक्शन ज़रूरी होता है, दिस इज़ ट्रू। बट अगर फॉर एग्जाम्पल उस टाइम तुमने नहीं लिया गया है, तो उसका ये सिर्फ इसी वजह से, ये नहीं, सिर्फ यही एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं हो जाता है कि तुम किसी लॉ को इनवैलिड घोषित कर दोगे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इकलौते इस वजह से कि गवर्नर ने असेंट नहीं दिया है आप कोई भी लॉ वॉइड, मतलब वैलिड, इनवैलिड नहीं कह सकते। तो पहला गलत है। दूसरा है तुम्हारा, मेंशन ऑफ असेंट इज मैंडेटरी फॉर वैलिडिटी। तो पहली बात तो ऐसा कुछ मैंडेटरी वगैरह नहीं होता है मेंशन ऑफ असेंट, ठीक। तो ये वैलिडिटी अगेन इसी को रिपीट किया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब अगर कंसेंट असेंट नहीं मिला है तो इनवैलिड हो जाएगा। तुमने पास कर दिया है बट उस टाइम पे तुमने असेंट नहीं लिया है तो आप बाद में ले लो, बट इनवैलिड सिर्फ इस वजह से नहीं किया जाएगा। सी ऑप्शन है, ओमिशन ऑफ प्रायर रिकमेंडेशन डज नॉट इनवैलिडेट इफ़ द असेंट इज़ गिवन। ये बिल्कुल सही है। जो प्रायर रिकमेंडेशन का अगर तुम हटा देते हो तो इसका ये मतलब नहीं हो जाता है कि तुम्हारा लॉ जो है वो इनवैलिड हो गया है। लास्ट ऑप्शन है, प्रेसिडेंट असेंट मस्ट प्रीसीड लेजिस्लेटिव पैसेज टू, नहीं बिल्कुल गलत। फिर से ये और ये जो 3 A-B-D हैं, ये तीनों ही एक ही बोल रहे हैं, एक ही चीज़ कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट असेंट या गवर्नर का असेंट मस्ट होना चाहिए, अदरवाइज वो इनवैलिड हो जाएगा। ऐसा नहीं है। उस टाइम पे अगर तुमने नहीं दिया है, फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे नहीं किया है तुमने, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा उसी टाइम पे तुम्हें असेंट चाहिए। अगर अब पास हो चुका है तो वो वैलिड ही है। सिर्फ लॉज को सिर्फ टेक्निकल या प्रोसीजरल गलतियों की वजह से रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये जो आर्टिकल 255 है यही कहता है कि सिर्फ टेक्निकल या प्रोसीजरल गलतियां हो गई हैं अगर, तो उस वजह से तुम किसी भी लॉ को रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, और या फिर लेजिस्लेटिव स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी को मेंटेन करना है, तो ये इसीलिए ये आर्टिकल 255 जो है 255 है वो आएगा। इन जस्ट क्या है कि मतलब फॉर्म से ज़्यादा सब्सटेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसको याद करने के लिए एक ही पॉइंट है कि प्रोसीजरल मिस्टेक को माफ़ करो अगर बिल पास हो गया है, प्लस असेंट मिल गया हो तो जो भी गलतियां हैं उसको माफ़ कर दो। जो भी तुमने टेक्निकल मिस्टेक्स, एरर वगैरह कर दिया हो तो जस्ट फॉरगिव इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द लाइट एंटर्स इनटू अ मीडियम, अगर कोई लाइट एंटर करती है, इट्स स्पीड चेंजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। कौन सी कांस्टेंट रहती है? वेवलेंथ चेंज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी होती है वो इकलौती कांस्टेंट रहती है, बाकी सब कांस्टेंट नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA एम्स टू अलाइन इंडियन एविडेंस लॉ विथ एडवांसमेंट इन, तो किससे रिलेटेड होगा ये तुम्हारा?
पहला फोरेंसिक साइंस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, बिल्कुल डिजिटल है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इसी को तो इम्प्रूव किया गया। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या इसी ने। एंशियंट फिलोसफिकल टेक्स्ट गलत। ओरल स्टोरी टेलिंग गलत। तो इसका आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट प्राइमरली मेजर डिस्पैरिटीज बिटवीन जेंडर्स इन विच की एरियाज। कौन सी की एरियाज में तुम्हारा करता है? तो अब तुम देखो, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, हेल्थ, फाइनेंशियल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, इनकम, वेल्थ, लैंड, टेक्नोलॉजी। जेंडर गैप है, टेक्नोलॉजी गलत। क्राइम, लॉ, जस्टिस, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट गलत। तो या तो पहला या तो सी। अब तुम देखो, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमी हो, हेल्थ हो, एजुकेशन, या फिर क्राइम हो गलत। तो इसका आंसर तुम्हारा ए ऑप्शन हो गया। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थांगता किससे रिलेटेड है? थांगता सबको पता है, मणिपुर का तुम्हारा मार्शल आर्ट है, दैट्स रिलेटेड टू मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिराओ डांस किससे रिलेटेड था? ये बैम्बू डांस है, मिजोरम का। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री पेयर्स इज ग्रुप्ड एज पर द हेवी इंडस्ट्री? स्विंग मशीन एंड पेंट ब्रशेस, ये हैवी तो नहीं है। शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल, हाँ। इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड फ्यूज वायर नहीं। वॉच एंड पेंट ब्रशेस नहीं। तो इसका आंसर सिर्फ यही हो गया है। कुछ कुछ क्वेश्चंस कॉमन सेंस से भी हो सकते हैं। द प्रेसिडेंट सिलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज वाइल द गवर्नर इज, गवर्नर तुम्हारा कौन? गवर्नर को तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा ना। तो अब इसी बात पे तुम प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज भी देख लो, बिकॉज मेंस में इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का पूछा था, तुम प्रेसिडेंट का देख लो। तो कौन कौन से मेंबर्स होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में? तो प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में पहले तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव, विधानसभा कह लो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूटीज दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये होते हैं तुम्हारे प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज का ये सीन होता है। वाइस प्रेसिडेंट का क्या होता है सीन? तो इसमें याद रखना, इलेक्टेड, वाइस प्रेसिडेंट में इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ एलएस एंड मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा। कौन इंक्लूड नहीं होता है? स्टेट लेजिस मतलब एमएलएज, यूटी असेंबलीज, पब्लिक वोटर्स, ये सब इंक्लूड नहीं होते हैं। सिर्फ इतना ही है इसमें, ठीक है? बस इतना भी के लिए रिकॉल रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बस इतना और याद रखो कि इलेक्टोरल कॉलेज से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 54 है, विच इज़ रिलेटेड टू द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है, उससे जो आर्टिकल रिलेटेड है वो 54 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेस्टर्न घाट्स आर रिकॉग्नाइज्ड biodiversity hotspot. Which of the following currently consider the most significant threat to endemic species beyond the general habitat loss? तो ये बताना है तुमको। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप प्रोजेक्ट्स लाइक रोड, डैम्स एंड माइनिंग, नहीं ये गलत है। इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीशीज, एंड फॉरेस्ट फायर्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट फायर्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट ड्यू टू इंक्रोचमेंट। देखो, कहने को तो तुम ये भी रीज़न हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी और ये भी, चारों रीज़न हो सकते हैं, कुछ एलिमिनेशन नहीं लग सकती। बट करेंटली जो सिग्निफिकेंट थ्रेट चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो कुछ एलियन स्पीसीज़ हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक है तुम्हारा लंताना कामरा, ये कुछ स्पीशीज़ हैं जो आ गए जिसकी वजह से, और जैसे क्रोमो लाइना ओडोराटा, ये कुछ ऐसे स्पीशीज़ हैं जिसकी वजह से तुम्हारा वेस्टर्न घाट्स में जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो थोड़ा थ्रेट में आ गया है। मेजर यही है, बाकी
कहने को तो ये भी फैक्टर्स हैं जो और अदर ऑप्शंस में भी दिए गए हैं, बट ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इस समय सिग्निफिकेंट ऑप्शन नंबर बी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निस्सार ऑर्बिट रेजाइम इज व्हाट? तो ये तुम्हारा निस्सार जो है वो इससे रिलेटेड है तुम्हारा, दैट इज इट इज निस्सार तुम्हारा पहले तो नासा और इसरो का कंबाइंड प्रोजेक्ट है एंड दिस इज रिलेटेड टू पोलर सन सिंक्रोनस के बारे में है। तो इसके बारे में देखते, पहले तो इसका फुल फॉर्म तो बहुत रट गया होगा अब तक। तो निस्सार का जो फुल फॉर्म होता है वो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, ये इसका फुल फॉर्म है। जो निस्सार जो सैटेलाइट थी वो तुम्हारी 30 जुलाई 2025 में लॉन्च की गई थी। एंड इसका देखो जो ये फेमस क्यों है, वाई इट इज़ सो मच स्पेशल, तो ये दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट है। इट वुड बी द फर्स्ट सैटेलाइट टू यूज बोथ एल बैंड एंड एस बैंड। तो ये एल बैंड और एस बैंड है क्या? ये तुम्हारी डुअल फ्रीक्वेंसी रेडार है। एल बैंड रेडार जो है वो नासा से रिलेटेड है और एस बैंड जो रेडार है वो तुम्हारा इसरो से रिलेटेड है, दैट इज़ रिलेटेड टू इसरो। जो लॉन्च व्हीकल रहेगी इसकी वो GSLV रहेगी। GSLV वुड बी द लॉन्च व्हीकल एंड कवरेज क्या है इसका, लगभग पूरा का पूरा अर्थ और हर जगह का रिपीट ऑब्जर्वेशन जो भी हो रहा था। तो एक तरीके से जो अर्थ सरफेस पर जो भी छोटी छोटी चेंजेस को ट्रैक करना, जैसे अर्थक्वेक, टेक्टोनिक मूवमेंट्स हो गया, फ्लड्स हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गया, ग्लेशियर्स हो गया, शीट मूवमेंट हो गया, एग्रीकल्चर, सॉइल मॉइस्चर, फॉरेस्ट और जो भी इकोसिस्टम चेंजेस है, उन सबको छोटी छोटी चेंजेस जो हो रही हैं एक तरीके से उसको ट्रैक करना इस पर्टिकुलर निसार जो प्रोजेक्ट है उसका काम है। तो जैसे रेडार होने की वजह से ये दिन और रात क्लाउड के थ्रू भी डेटा दे सकता है कि तुम रेडार है तो तुम दिन या रात में आराम से डेटा देख सकते हो। इंपॉर्टेंट यही था कि डुअल फ्रीक्वेंसी रेडार, एल बैंड, एस बैंड, एल इज रिलेटेड टू नासा, एस इज रिलेटेड टू इसरो। तो ठीक है, और व्हीकल तुमको पता ही है GSLV है जो कि इसरो के थ्रू है, और ऑर्बिट जो है वो सन सिंक्रोनस लो ऑर्बिट है, लिख लो ऑर्बिट भी। ऑर्बिट इज सन सिंक्रोनस लो अर्थ ऑर्बिट। अर्थ ऑर्बिट है, कवरेज पूरी अर्थ को लेके जाएगी, इसका यही टारगेट है। एंड क्यों, मतलब एक तरीके से अगर ये गेम चेंजर हो सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट और क्लाइमेट स्टडीज़ के लिए। बस आई थिंक इतना सफिशिएंट है, ये याद रखना 2025 है ये सैटेलाइट जो लॉन्च की गई 30 जुलाई 2025। गवर्नर कैन डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। गवर्नर तुम्हारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। प्रेसिडेंट हैज़ नो सच पावर रिगार्डिंग द लोकसभा। भाई ऐसा तो नहीं है, ये सही है। तो ठीक है, ये गलत है। अब तुम देखो प्रेसिडेंट जो है उसकी पावर क्या है, तो डिसॉल्व पावर की बात करो, अगर डिसॉल्व करने की जो पावर दी गई है, शक्ति मिली है जो प्रेसिडेंट से, अगर तुम देखो प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है वो तुम्हारा आर्टिकल नंबर 85 है, इसमें 89 जोड़ दो तो 174 आ जाएगा, ये तुम्हारा गवर्नर का हो जाएगा। इन दोनों को अधिकार मिला है कि वो अपनी रिस्पेक्टिव प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है और गवर्नर तुम्हारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। तो ये 85 याद रखो, उसमें 89 जोड़ दो। 89 तुम्हारा बहुत सारे यूनियन के आर्टिकल में 89 जोड़ो तो स्टेट का सब आर्टिकल आ जाता है, तो इस वजह से वैसे भी याद कर सकते हो वाई 89, तो 89 का यही सीन है। एंड इसको 174 तुम्हारे गवर्नमेंट को राइट देता है कि ये तुम्हारा कर सकता है, एंड दिस इज़ नो सच पावर हटा दो तो दिस विल बी 85 आर्टिकल। तो इसका आंसर सिर्फ ओनली 1 हो जाएगा कि सिर्फ पहला वाला सही है और दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असर्शन में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इज़ अ सिविलियन साइंस अवार्ड। हाँ, विज्ञान से तो साइंस है तो इस वजह से सही हो गया। इट इज़ कन्फर्ड बाय द मिनिस्ट्री, बाय कल्चर क्यों करेगा,
वाई कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस होगा। तो इसका आंसर ए सही है और आर फॉल्स है। तो इतना वैसे तो कई सारे 2025 के जो कुछ 24 अवार्ड्स दिए गए थे इस विज्ञान पुरस्कार में, तो मेजर जो एक नाम आप याद कर सकते हो वो विज्ञान रत्न 2025 वो किसको मिला है, पॉस्थुमस है। वो प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर जी को मिला है। ठीक है, ये याद रख लेना, जयंत जयंत नाम से याद रख सकते हो विज्ञान रत्न। बाकी विज्ञान श्री भी कई सारे लोगों को मिला है और ये तुम्हारे फिजिक्स से रिलेटेड है। ही इज़ रिलेटेड टू फिजिक्स एंड पॉस्थुमस था ये फिजिक्स से रिलेटेड है, कॉस्मोलॉजी और ग्रेविटेशनल थ्योरी। तो इतना इसका इम्पॉर्टेंट है, अगर तुम्हें याद रहे तो अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत नहीं। बस दिस इज़ इट। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड क्विज अटैम्प्ट करने के लिए प्लीज़ डू ज्वाइन द चैनल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, और बाकी PDF वगैरह भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सो गो एंड ज्वाइन इट एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट गाइस फॉर MTS एग्ज़ाम और जिनका जो भी एग्ज़ाम्स है, एंड फॉर द रिजल्ट ऑल्सो। सो थैंक यू गाइस।